कुर्सी की कसम, जहां बैठा वही फंस गया। बाजार के बीचों बीच एक अजीब नजारा था। एक टूटी सी कुर्सी जिस पर बैठते ही हर आदमी सच उगल देता था। ये वही कुर्सी थी जो सालों से नगर चौपाल की शान रही थी। उस पर बैठकर कितने ही फैसले हुए, कितने ही गुट बने और बिगड़े। पर अब उस कुर्सी को लेकर एक सनसनी फैल गई थी। चाय वाले रफीक ने सबसे पहले खबर उड़ाई, जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसका झूठ पकड़ा जाता है। किसी ने पूछा, क्यों, क्या कुर्सी बोलती है? रफीक ने होंठ सिकोड़े, नहीं बोलती, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो नीचे से कील चुभती है। और बस शहर भर में हंगामा मच गया। लोग डरने लगे उस कुर्सी से, यहां तक कि किसी ने रात को उसे चौपाल से उठा लिया। सुबह सब हैरान, एक कुर्सी गायब और उसी के साथ एक बडद्धा मामला सामने आ गया। सेठ गुलाबचंद की हवेली से चोरी हो गई थी। सेठ कांपते हुए चौपाल में आया, मेरे घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए हैं। चोर कहीं पास में ही है और मुझे शक है कि वो इसी मोहल्ले का है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए, मियां मिठाई वाला, गीता मास्टरनी, रमजान दर्जी और मुल्ला नसरुद्दीन। सेठ ने कहा, मैं चाहता हूं कि पुराने तरीके से इंसाफ हो, जो भी दोषी है उसे वही कुर्सी बताएगी। तभी पीछे से आवाज आई, तो पहले कुर्सी ढूंढो। भीड़ में से निकला मुल्ला नसरुद्दीन, सिर पर नमक की बोरी उठाए हुए, और उस पर बिठाई थी वही पुरानी चौपाल की कुर्सी। लो भाई, तुम्हारी सच्चाई की कुर्सी हाजिर है। अब देखो इसमें बैठकर कौन अकड़ता है और कौन चुपता है। सेठ ने राहत की सांस ली। अरे मुल्ला, तुमने तो गजब कर दिया। मुल्ला बोले, कुर्सी मैंने नहीं, इसने मुझे ढूंढा है। पीछे वाले मोहल्ले की नाली में पड़ी थी। सोचो, सच हमेशा गंदगी में क्यों मिलता है। अब तय हुआ कि जिन 5 लोगों पर शक है वे बारी बारी से इस कुर्सी पर बैठेंगे और अपनी सफाई देंगे। सबसे पहले आया गीता मास्टरनी का बेटा, हरकतों से चंचल और शक की पहली सीढ़ी। कुर्सी पर बैठा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक हल्की सी चुभन हुई और वो उछल पड़ा। हाय मां, कील लग गई। लोग बोले, देखो यही है चोर। मुल्ला मुस्कुराया, शांत रहो, हो सकता है कुर्सी को खाज हो। दूसरा आया रमजान दर्जी, वो बहुत संयमित बैठा और बोला, मैं तो इज्जतदार आदमी हूं। कुर्सी चुप रही, भीड़ भी, कोई चुभन नहीं। तीसरे थे मियां मिठाई वाले, बोले, मैंने जिंदगी भर सिर्फ रसगुल्ले भरे हैं, तिजोरियां नहीं। मुल्ला ने पास से चाय पीते हुए कहा, लेकिन तुमने तौल तो जरूर किया होगा। मियां बोले, हां, पर सबके सामने। मुल्ला ने तपाक से कहा, तो चोरी भी किसी के सामने ही की गई थी, क्या फर्क पड़ा? भीड़ हंसने लगी। सेठ चिल्लाया, कृपा करके मजाक मत करो मुल्ला, ये मेरे जेवर का सवाल है। चौथा नंबर आया, मुल्ला नसरुद्दीन का खुद। भीड़ चौंक गई। सेठ बोला, अरे नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है? मुल्ला बोले, कुर्सी सबके लिए बराबर है, अगर कुर्सी डरती है तो मैं भी डरूं। मुल्ला कुर्सी पर बैठे, बहुत आराम से, चुप्पी, ना कील ना चुभन। पर मुल्ला ने खुद ही बोला, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मुझे चोर की सूरत याद है। भीड़ सन्न। सेठ ने पूछा, कौन है वो? मुल्ला ने उंगली उठाई, मगर किसी की तरफ नहीं, सीधा आसमान की ओर। जवाब ऊपर है, लेकिन उसका सिर नीचे होता है। लोग चौंक गए। ये क्या पहेली है? मुल्ला बोले, जिसने चोरी की उसी ने कुर्सी गायब की, और उसी ने उसे कील लगाकर सबके डर का खेल रचा। पर अब खेल उसका खत्म होगा। बस मुझे एक और रात चाहिए। जब कुर्सी ने बोलना शुरू किया और चोर का मुंह खुद से खुल गया। शाम का वक्त था। चौपाल के ठीक बीचों बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपनी ऊंची टोपी सीधी करके गहरी सोच में डूबे हुए बैठे थे। सामने वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिसे लोग अब सच की कुर्सी कहने लगे थे। कुर्सी पर न तो कोई राजा बैठा था, न संत, फिर भी सब उसकी बातें मानने को तैयार थे। मुल्ला ने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा और फिर जमीन पर फैले पैरों की तरफ। लोग अब भी उस राज को नहीं समझ पा रहे थे जो उन्होंने पिछली दोपहर बोला था। जवाब ऊपर है,
लेकिन उसका सिर नीचे होता है। सेठ गुलाब चंद, जिसकी हवेली से लाखों के जेवर चोरी हुए थे, बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। भीड़ के चेहरों पर तरह तरह के भाव थे, डर, जिज्ञासा, और कुछ के चेहरे इतने मासूम थे कि चोर वही हो सकता है, यही बात पक्की लग रही थी। मुल्ला ने एक बार फिर सबको बुलाया। आज रात मैं एक आखिरी खेल खेलना चाहता हूं, उन्होंने कहा। एक ऐसा खेल जिसमें सच अपने आप चलेगा और झूठ थक कर बैठ जाएगा। खेल की शर्तें चौपाल में लालटेनें जल चुकी थीं। मुल्ला ने सबको कहा कि वे एक एक करके कुर्सी पर बैठेंगे और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। तुमने कुर्सी को कब आखिरी बार देखा था? लोग हैरान, यह कैसा सवाल? चोरी तो जेवरों की हुई थी और सवाल कुर्सी पर। मुल्ला बोले, जो इस कुर्सी को जानता है वही चोर है, क्योंकि इस कुर्सी में एक राज छिपा है और वो राज सिर्फ वही जान सकता है जिसने इसे अपने हाथों से छुआ है। पहले आया मिठाई वाला। मैंने कुर्सी को पिछले महीने की पंचायत में देखा था। मुल्ला ने कुर्सी के नीचे से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे घुमाते हुए बोला, तब यह पत्थर नहीं था कुर्सी के नीचे। आगे बढ़ो। फिर आया रमजान दर्जी। मैंने इसे परसों देखा था, जब बारिश में सब लोग इसी पर बैठने से डर रहे थे। मुल्ला ने पूछा, तब इस पर 2 कीलें थीं या एक? रमजान चुप। आगे बढ़ो। फिर आया वही नौजवान जिसे पहले कील चुभ गई थी। मैं कुछ नहीं जानता। मुल्ला बोले, ठीक है, अब तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। अगला। सबके जवाब आने के बाद मुल्ला ने जोर से ताली बजाई। तभी भीड़ के पीछे से एक आदमी निकलकर आया, वही जो पूरे तमाशे में अब तक चुप था। सेठ गुलाबचंद का नौकर रामदीन। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने सीधे मुल्ला की आंखों में देखा और बोला, हुजूर, मैंने कुर्सी को ताले वाले कमरे में छिपाया था। उसी ने मेरी चोरी को छुपाने का रास्ता दिया था। लोग चौंक गए। तू ही चोर है? सेठ चिल्लाया। रामदीन ने सिर झुका दिया। मालिक, आपने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। 4 साल में आपने मेरी मजदूरी नहीं बढ़ाई, उल्टा मेरी बीवी के इलाज की दवा तक रोक दी थी। मेरी नीयत डगमगाई। पर यह कुर्सी, इसने डराया इतना कि मैंने खुद चुप नहीं रह पाया। मुल्ला ने कुर्सी पर हाथ रखा और मुस्कुराया। इस कुर्सी में कुछ नहीं था, न जादू, न कील, न सच। डर केवल अपने ही भीतर होता है। अगर मन साफ है तो कोई कुर्सी तुम्हें नहीं हिला सकती, लेकिन अगर मन मैला है तो जमीन भी कांटों से भरी लगती है। सेठ की आंखों में नरमी आ गई। उसने जेवर वापस लेने के बाद रामदीन को क्षमा कर दिया। मुल्ला उठे, टोपी सीधी की और बोले, सच को बाहर लाने के लिए कुर्सियां नहीं, समझदारी चाहिए, और वो हर किसी के पास नहीं होती। सच की कोई कुर्सी नहीं होती। अगर इंसान अपने अंदर झांके तो वहां से बड़ा गवाह कोई नहीं। इंसाफ की पहली सीढ़ी होती है डर नहीं, ईमान। अगली कहानी। मुल्ला और लंगड़े पहलवान की बिना पांव की दौड़। शहर में जब कोई नया सिरफिरा आता तो लोग पहले मुल्ला नसरुद्दीन के घर की तरफ देखते। अब इसका स्वागत कौन करेगा? और अगर वो सिरफिरा कोई पहलवान हो तो पूरा शहर कानों में रुई ठूंस कर बैठ जाता। इस बार जो आया था वो अलग ही किस्म का नमूना था। लंबा चौड़ा गठीला शरीर, मूछें तनी हुई जैसे किसी मूछ की दुकान में छोटी हों। नाम गुलदार पहलवान। और हालत, एक पैर में लोहे की रॉड, दूसरा पूरा गायब। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि आते ही उसने शहर के चौराहे पर ऐलान कर दिया, मैं दौड़ लगाऊंगा, बिना पांव के भी जीतूंगा, और जो मुझे हरा दे उसे इनाम में दूंगा सोने की अंगूठी, मेरी लाठी और मेरी अकड़। लोग हंसी नहीं रोक पाए, पर जब उसने सच्ची में दौड़ की घोषणा दी, इनाम रखे और सबको चैलेंज किया, तो तमाशा बन गया। ये कौन सी दौड़ है जहां पैरों से नहीं अक्ल से दौड़ना है? किसी ने पूछा। जिसका दिमाग दौड़ेगा वही जीतेगा, गुलदार ने आंख मारते हुए जवाब दिया। शहर के सारे होशियारों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। कोई नहीं चाहता था कि वो एक लंगड़े से हार जाए। बस एक आदमी आगे आया, मुल्ला नसरुद्दीन।
मैं भी भाग लूंगा। तू? गुलदार ने घूरा। मैं भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा, पर वहां से नहीं जहां से सब शुरू करते हैं। मैं तो वहां से दौड़ूंगा जहां तू मानेगा कि दौड़ शुरू होती है। चौंक गया चौराहा। तमाशा दिन के दोपहर रखा गया था। पूरे शहर का मजमा जमा था। बच्चे पतंग छोड़कर आए, औरतें रोटियां अधपकी छोड़ आईं, बूढ़े तक खटिया उठाकर चौराहे पर जम गए। पंडाल में 2 कुर्सियां लगी थीं, एक पहलवान की, दूसरी नसरुद्दीन की। घोड़ा नहीं था, पर ढोल वाला था, जो ढाम ढाम करके सबको चौंका रहा था। गुलदार ने मंच से ऐलान किया, यह दौड़ सीधी नहीं, उल्टी भी नहीं, यह चालाकी की दौड़ है। मुल्ला मुस्कुराए। तो शुरुआत कहां से? गुलदार ने उंगली से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वहां से शुरू होगी और 7 बार इस चबूतरे की परिक्रमा करनी होगी। जो पहले कर ले वही जीत। शर्तें? शर्त सिर्फ एक, कोई धक्का मारपीट गधा घोड़ा नहीं, और सब कुछ देख रहा होगा मेरा बंदा चांदी सिंह। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया, सिर पर हरे रंग की टोपी, आंखों में धौंस। ठीक है, मुल्ला बोले, पर मैं भी एक शर्त रखता हूं। दौड़ में न मैं उठूंगा न तू। जो बिना उठे ज्यादा आगे जाए वो जीत। हंसी गूंज गई। बिना उठे दौड़ कैसे होगी? गुलदार चौंका। तू मजाक कर रहा है? तूने ही कहा था ना, पैरों से नहीं अकल से दौड़ना है। गुलदार झेंप गया, लेकिन शहर का तमाशा था, अब मना भी नहीं कर सकता था। शुरू हुई बिना पांव की दौड़। ढोल बजा। सबकी नजरें दोनों पर। गुलदार ने इशारा किया और खुद हाथों के सहारे सरकने लगा। लोहे की रॉड से खुद को आगे खींचते हुए माथे से पसीना बहता जा रहा था। मुल्ला वहीं खटिया पर पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। पहला चक्कर गुलदार ने पूरा किया। लोग चिल्लाए, ओ आ पूरा। दूसरा चक्कर। गुलदार और थक गया। चांदी सिंह ने ताली बजाई। मुल्ला अब भी वैसे ही पड़े। तीसरा चक्कर। गुलदार हांफने लगा, गला सूखने लगा, मगर हिम्मत नहीं टूटी। चौथा चक्कर। लोग अब ऊबने लगे। मुल्ला कब दौड़ेंगे? तभी मुल्ला ने धीरे से आंख खोली और कहा, चांदी सिंह जी, एक गिलास नींबू पानी मिल जाए? चांदी सिंह भड़क उठा। दौड़ रहा है तू या पिकनिक मना रहा है? जब तक मेरी बारी नहीं आती मैं मौज क्यों न लूं? गुलदार ने हांफते हुए कहा। तू तो हिल भी नहीं रहा और तू इतनी दूर जा भी नहीं रहा। चालाकी का चक्कर। 5वां चक्कर आते आते गुलदार की सांसें जवाब देने लगीं। अब वो सिर्फ पेट के बल खिसक रहा था, जैसे सांप से भी धीमा। मुल्ला अचानक बोले, अब मेरी बारी। सब चौकन्ने हो गए। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उठाई। उसके नीचे से एक छोटी सी खच्चर गाड़ी निकाली, हाथ से खींचने वाली, जिसे उसने छिपा कर लाया था। तूने कहा था न मैं उठूंगा न तू, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और न दौड़ाए। गाड़ी पर एक बच्चा बैठा। उसने रस्सी खींची और मुल्ला चबूतरे के चारों ओर घूमने लगे। तेज नहीं, पर ठोस। गुलदार दहाड़ा, धोखा है ये। धोखा? तुमने तो शर्त रखी थी, न तू उठे न मैं। कोई और उठे तो बुरा क्यों लगा? लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। मुल्ला का पहला चक्कर पूरा, दूसरा और तेज, तीसरा बिना रुके। गुलदार अब लेटा लेटा पसीने में भीग गया। उसके माथे से लुहार की तरह लकीरें बह रही थीं। तूने मुझे धोखा दिया, वो कराहते हुए बोला। नहीं, मैंने तेरी ही अकड़ में तुझे निचोड़ दिया। सबसे बड़ा खुलासा। छठे चक्कर के बाद मुल्ला रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि अब बताने का वक्त है कि तेरे पास जो सोने की अंगूठी है वो असली नहीं। गुलदार चौंका। क्या बकते हो? तेरे जैसे नकली पहलवान नकली चैलेंज देते हैं, और वो अंगूठी असली होती तो तू खुद उसे उंगली से उतार कर मेरे सामने रख देता। तूने सिर्फ शोर मचाया और सबको मूर्ख बनाया, पर मूर्खता की दौड़ में मुल्ला कभी पीछे नहीं रहते। अगले पल सबका चेहरा उतर गया। चांदी सिंह ने पहलवान की अंगूठी निकालकर देखी, हल्की, नकली, पीतल की। अबे तू तो धोखेबाज निकला। चांदी सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, पहलवान चिल्लाया।
तेरी दौड़ भी नकली, इनाम भी नकली और अकड़ भी पीतल की। मुल्ला ने ठहाका लगाया, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, रुको, मैं जानता हूं यह पहलवान कौन है। सबकी नजरें उस तरफ घूमी। आदमी आगे आया, हाथ में एक पुराना अखबार जिस पर छपी थी गुलदार की तस्वीर, पर असली नाम था सुल्तान मिर्ची, ठगों का उस्ताद। जब मुल्ला ने नकली पहलवान को असली गधा बना दिया। अखबार की पुरानी कतरन लहराई और सन्नाटा ऐसा छाया कि चौराहे पर खड़े खजूर के पेड़ से पत्ते भी गिरना भूल गए। भीड़ के बीच से निकला वो आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। लंबा, दुबला, आंखों पर मोटा चश्मा और बालों में तेल। उसने अखबार सबके सामने फैलाया और उंगली रखी गुलदार पहलवान के चेहरे पर छपे चित्र पर। देखिए, यही है सुल्तान मिर्ची। 3 शहरों में धोखा दे चुका है। कहीं नकली दवाइयां बेचता है, कहीं नकली अंगूठी, और कभी पहलवान बनकर इनाम की लालच में लोगों को मूर्ख बनाता है। मुल्ला ने चुटकी बजाई। मैं तो तभी समझ गया था जब इसने कहा कि बिना पांव की दौड़ जीतूंगा। जिसकी अकड़ दिमाग से बड़ी हो जाए वो या तो शेर होता है या सुल्तान मिर्ची। भीड़ ने एक साथ शोर मचाया, धोखेबाज, ठग, पकड़ो इसे। गुलदार पहलवान उर्फ सुल्तान मिर्ची की हालत और भी पतली हो गई। वो भागने की कोशिश करता तो कौन से पांव थे, और जो लोहे की रॉड थी वो अब उसकी दुश्मन बन गई। चांदी सिंह गुस्से में लाल हो गया। अबे, तूने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। तेरा नाम पहलवान नहीं, ठगवान होना चाहिए। मुल्ला ने झुककर सुल्तान के कान में फुसफुसाया, अबे गधा, तूने शहर चुना गलत। यहां मुल्ला नसरुद्दीन रहता है, जो नकली लाठी भी खा जाए और असली बेइज्जती भी परोस दे। न्याय का मजेदार नाटक थानेदार दौड़ता हुआ आया, हवा में लाठी घुमाता जैसे किसी फिल्म में विलेन पकड़ने जा रहा हो। कौन है ये बदमाश? मुल्ला ने इशारा किया। ये रहा हमारा आज का अखबारिया पहलवान। थानेदार ने गौर से देखा, फिर अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा नोटिस निकाला। हम तो इसे 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। 3 शहरों से फरार, और ये यहां चैलेंज देता फिर रहा है। खुद को बुद्धिमान समझता है। मुल्ला बोले, समझता तो है, पर मैं समझाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। भीड़ हंसी से गूंज गई। इस पर 3 केस हैं, थानेदार ने ऐलान किया, और एक केस अब मेरा भी, कि शहर का समय बर्बाद करने का। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली सजा। अरे थानेदार साहब, मुल्ला ने हाथ उठाया, माफ कीजिए, जेल तो इसकी आखिरी मंजिल होनी चाहिए, मगर पहले इसे असली सजा मिलनी चाहिए, वो भी जनता की अदालत में। क्या मतलब? इसने कहा था ना कि इनाम में देगा अपनी लाठी, अंगूठी और अकड़। तो अब ये तीनों चीजें वाकई हम ले लेते हैं, पर अंगूठी नकली है। भीड़ से कोई चिल्लाया। नहीं, मुल्ला बोले, इसकी असली अंगूठी तो इसकी मूर्खता है, लाठी है इसकी चालाकी, और अकड़ है इसका झूठ। इन्हीं से इसकी सजा बनाते हैं। थानेदार मुस्कुराया। मतलब? नसरुद्दीन का अनोखा न्याय। मुल्ला ने पास खड़े सब्जी वाले से उसकी बैलगादी मांगी। गाड़ी पर बिठाया गया सुल्तान मिर्ची को। पीछे लिखा गया, मैं ही हूं वो लंगड़ा पहलवान जो दौड़ में नहीं, बेवकूफी में सबसे आगे रहा। पूरे शहर में उसे घुमाया गया। लोग उस पर फूल नहीं, टमाटर बरसाते रहे। बच्चे ताली बजाकर गाते रहे। लंगड़ा पहलवान आया रे, मूर्खता में छाया रे, अकड़ बकड़ बम्बे बो, मुल्ला ने धोया धो। थानेदार उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराता रहा। चांदी सिंह अब मुल्ला की तारीफ करता नहीं थक रहा था। सुल्तान मिर्ची की विदाई गाड़ी चौराहे पर वापस लाई गई। मुल्ला ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब जा और कहीं और जाके अपनी दौड़ लगाना, मगर याद रखना, जिस जगह अकल से दौड़ होती है वहां नकली अकड़ की कोई वैल्यू नहीं। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपनी चालाकी को जीत मान बैठा था। तो सबक सीख, अगली बार अकल दिखाने से पहले सोच लेना कि सामने कौन है। और आज से तू नहीं गुलदार पहलवान, तेरा नाम है धोखेबाज सिंह बेमान। नतीजा, सुल्तान को थानेदार ने कागजों पर दस्तखत करवाकर जाने दिया।
लेकिन साथ में एक हलफनामा लिया। बाप आज साकिट सालब का दाटिया, मैं भविष्य में किसी भी दौड़, कुश्ती या बुद्धि परीक्षा में हिस्सा तभी लूंगा जब मेरी मूर्खता कम हो जाए और मुल्ला नसरुद्दीन शहर से बाहर हो। अंत में शहर फिर से हंसने लगा। लोग दुकान पर मिलने लगे। बच्चे कहने लगे, चलो मुल्ला चाचा के पास नई कहानी सुननी है। और मुल्ला वो फिर किसी नुक्कड़ पर खड़े मिले, गधा हबीब के साथ, दोने में चाय, होंठों पर मुस्कान। किसी ने पूछा, मुल्ला अगली चाल किस पर चलेगा? मुल्ला मुस्कुराया, अगली नहीं, अब तो चालें खुद मेरे पास आती हैं। एक सादी अकड़ से दौड़ नहीं जीती जाती और चालाकी से चालाकों को हराया नहीं जा सकता। असली जीत वहीं होती है जहां दिमाग से दौड़ने की कला हो, और उस कला का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। अगली कहानी। एक टोकरी झूठ जिसमें हर फल सच्चाई की तलाश करता रहा। बाजार के एक कोने में एक टेढ़े छज्जे के नीचे बैठा आदमी आवाज लगा रहा था, सच बताओ तो सेब तो तिपवाहा मिलेगा। पास ही खड़ा मुल्ला नसरुद्दीन अपना गधा खुजा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यह कौन सी दुकान है जहां झूठ बोलने पर भिंडी नहीं बल्कि गालियां मिलती हैं। मुल्ला धीरे से टोकरी के पास पहुंचा। उसमें 5 रंग बिरंगे फल थे, सेब, केला, संतरा, आम और एक अजीब सा फल जो किसी झूठ की तरह दिख रहा था। रंग रूप कुछ भी तय नहीं। टोकरी वाला बोला, हर फल एक सवाल पूछेगा, जवाब सच हुआ तो फल तुम्हारा, झूठ हुआ तो बस देख लेना। मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर शुरू करें? मुझे भूख भी है और सच भी बहुत दिन से अटका पड़ा है। पहला फल, सेब की सच्चाई। सेब चमक रहा था जैसे इसे पॉलिश किया गया हो किसी हकीकत की दुकान से। सेब ने पूछा, मुल्ला क्या तुमने कभी किसी गरीब को बिना वजह हंसाया है? मुल्ला ने बिना पलक झपकाए कहा, हर हफ्ते कम से कम 3 बार। सेब मुस्कुराया और टोकरी से बाहर गिर पड़ा, सीधे मुल्ला की गोद में। भीड़ हैरान, फल बोलता है, सवाल पूछता है। मुल्ला बोले, अब समझ आया, दुनिया फल खा रही है और फल दुनिया को। दूसरा फल, केला की चालाकी। केले ने थोड़े टेढ़े लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला हो, वो भी सिर्फ उसे सच्चाई से बचाने के लिए? मुल्ला ने सिर हिलाया, सच तो यह है कि मैंने हर बार झूठ इसलिए बोला है क्योंकि लोग सच से डरते हैं। मैं बस उन्हें उनकी औकात तक लाता हूं। केला थोड़ा हिला, फिर खुद ही छिलका छोड़कर बाहर आ गिरा। अद्भुत, भीड़ से किसी ने कहा, लेकिन अब तक सबका ध्यान उस अजीब फल पर था जो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तीसरा फल, संतरे की गंध। संतरा थोड़ा दूर से बोला, क्या तुम्हारी हंसी में कभी दर्द छिपा होता है मुल्ला? मुल्ला ने लंबी सांस ली, मुझे लगता है मेरी हंसी में पूरी किताब छिपी होती है। हर मजाक के नीचे एक मुकदमा है जो कभी दर्ज नहीं होता। संतरा फट पड़ा, सच में 2 टुकड़े होकर। अंदर से ऐसा मीठा निकला कि हर कोई बोले बिना नहीं रह सका। वाह। चौथा फल, आम का अहंकार। अब आम ने भारी आवाज में कहा, क्या कभी तुमने खुद को सबसे ज्यादा चतुर समझा है? मुल्ला हंसे, अगर मैं सबसे ज्यादा चतुर होता तो लोगों की बेवकूफियों पर इतना नहीं हंसता। मैं बस उनसे थोड़ा तेज हूं, लेकिन उतना भी नहीं कि खुद पर भरोसा हो जाए। आम धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे उसकी मिठास सच के सामने शर्मिंदा हो गई हो। अब टोकरी में बचा एक ही फल, अजीब, अनाम, अनिश्चित। पांचवां फल, नामहीन का सवाल। फल धीरे धीरे कांप रहा था। उसकी आवाज आई, क्या कभी तुम्हें शक हुआ कि यह सारी परीक्षा सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए रखी गई है? मुल्ला मुस्कुराए। भीड़ चुप, हवा थमी। हां,
मुल्ला बोले, हर बार जब कोई मुझे आजमाता है मैं जान जाता हूं कि असल में वो खुद को परखना चाहता है। ये फल, ये सवाल, ये तमाशा, ये सब तुम्हारा डर है और मैं सिर्फ उसका आईना हूं। अजीब फल सीधा हवा में उड़ा और फिर गायब हो गया, न गिरा न फटा। अब भीड़ में से एक आदमी निकलकर सामने आया। उसकी पगड़ी टेढ़ी थी, दाढ़ी एकदम साफ और नजरें बहुत ज्यादा सीधी। काफी बातें कर ली मुल्ला, उसने कहा, अब असली खेल शुरू होता है। मुल्ला बोले, अरे अभी तक तो मुझे लगा मैं फल खरीदने आया हूं, यह तो मजा आ रहा है। आदमी ने जेब से एक चमकदार पत्थर निकाला और बोला, जिसे ये छू गया वो झूठ नहीं बोल सकता, और जो झूठ बोलेगा उसे एक रात इस टोकरी में बंद रहना पड़ेगा। भीड़ खिसकने लगी। मुल्ला बोले, अब आएगा असली मजा। उन्होंने पत्थर उठाया, अपनी टोपी के नीचे रखा और बोले, अब मैं 5 सवाल पूछूंगा और हर जवाब तय करेगा कि आप इंसान हैं या सिर्फ दिखावा। भीड़ फिर से लौटने लगी, क्योंकि जब सवाल मुल्ला के हों तो जवाब में चुटीली आग और दिलचस्प ठंडक एक साथ मिलती है। जब टोकरी इंसानों से भरने लगी और फल बातें करना भूल गए, मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे ही पत्थर को टोपी से बाहर निकाला, भीड़ में सिहरन फैल गई। वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा था। वो ऐसा चमक रहा था जैसे चांदनी किसी राज को छू बैठी हो। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा और बोले, अब तक तुम फल से सवाल पूछते रहे, अब फल पूछेंगे इंसानों से। सब सन्न, और उसी सन्नाटे में से पहला शख्स सामने आया। तौलिया बांधे एक नाई, नाम था बदरू। सवाल पहला, बदरू, क्या तूने कभी अपने ग्राहक की जेब से चुपके से सिक्का निकाल लिया है, यह सोचकर कि बख्शीश तो मेरी ही होनी चाहिए? बदरू ने कसम खाने की कोशिश की, मगर पत्थर ने उसकी उंगली को हल्का सा झंझना दिया। उसका चेहरा उतर गया। हां, एक बार नहीं, कई बार, मगर हर बार वो ग्राहक गंजा ही निकला। मैं सोचता था, ईमान बचा कहां है? भीड़ में हल्की हंसी गूंजी और मुल्ला बोले, तो फिर अब तेरी बख्शीश ये रही। उन्होंने उसे एक असली संतरा दिया जिसके छिलके पर लिखा था, ईमानदार बनने की पहली कोशिश। दूसरा आदमी आया, शहर का स्कूल मास्टर नजीर साहब। मुल्ला ने पूछा, क्या तूने कभी किसी छात्र को जानबूझकर फेल किया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता तेरे विरोधी थे? नजीर साहब का मुंह सफेद हो गया। उन्होंने धीमे से कहा, वो लड़का बहुत होशियार था, पर उसके बाप ने कभी मुझे नमस्ते नहीं की। मुल्ला बोले, फिर तू मास्टर नहीं, हिसाब चुकता करने वाला दुकानदार है। उन्होंने एक पका हुआ केला उसे थमाया। उस पर लिखा था, शिक्षा का मतलब समझने के बाद खाना। अब तीसरे नंबर पर आया वही अजीब आदमी जिसने पत्थर दिया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, तेरा नाम क्या है और क्या यह पत्थर तूने खुद बनाया या किसी डर के व्यापारी से चुराया है? आदमी कांपने लगा। मेरा नाम जाफर है और यह पत्थर मैंने पहाड़ी बाबा के मठ से चुराया था। मैं चाहता था कि लोग मेरी इज्जत करें, मैं किसी की भी सच्चाई नाप सकूं। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, जिसे इज्जत खरीदनी पड़े वो कभी सच के लायक नहीं होता। फिर उन्होंने पत्थर जाफर के हाथ में दोबारा रखा। जा, इसी पत्थर को ले जा और उसी बाबा को लौटा दे। अगर वो तुझे माफ कर दे तो फिर लौटा, तेरे लिए मेरी टोपी में जगह है। भीड़ तालियां बजाने लगी, मगर मुल्ला ने उन्हें हाथ उठाकर चुप कराया। फिर आया वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। टोकरी में बचे थे कुछ अजीब फल। अब वे इंसानों की शक्लें लेने लगे थे। एक फल, चेहरा एक मंत्री जैसा। दूसरा किस्सा तय्युबा, किसी साहूकार जैसा। तीसरा, जैसे किसी ठग का मुखौटा हो। मुल्ला बोले, अब असली खेल शुरू होता है।
फल इंसान बनने लगे हैं, क्योंकि अब इंसानों में फल जैसी सच्चाई नहीं बची। भीड़ अचंभित। मुल्ला ने टोपी उतारी और सबके सामने रख दी। इस टोपी के नीचे कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक आईना है। अब जो भी इसमें झांकेगा उसे वो सच दिखेगा जिससे वो सालों से भाग रहा है। एक एक करके लोग आने लगे। कोई रोने लगा, कोई हंसने, कोई भाग खड़ा हुआ। एक बूढ़ी औरत चुपचाप मुस्कुराई। मैंने अपने बच्चों को ईमान नहीं सिखाया, अब मेरी पोती मेरे गहने चुरा ले गई। टोपी ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और एक चमकता हुआ आम उसे दिया। तूने सबसे पहले खुद को देखा, यही सबसे बड़ा सच है। अंतिम दृश्य में टोकरी अब खाली थी, मगर उसके पास बैठने वाले बढ़ते जा रहे थे। लोग अब खुद को फल मानने लगे थे। कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई सड़ा हुआ। मुल्ला ने अपनी टोपी पहनी, गधे को इशारा किया और चलते हुए बोले, दुनिया में सबसे बड़ी झूठ यही है कि हम सब सच बोलते हैं, पर जब हम अपने अंदर के फल को देख लेते हैं तब पता चलता है कि हमें पकने में अभी बहुत समय है। सच बोलने के लिए साहस नहीं, ईमान चाहिए, और जो खुद से झूठ बोलता है उसे दुनिया की कोई टोकरी भी नहीं बचा सकती। अगली कहानी, बकरा, बीर और बिसात। जब मुल्ला ने खुद को बेच दिया। शहर की सबसे पुरानी गली, जिसे लोग गजबपुरा कहते थे, वहां एक अजीब मुनादी हुई। सुना सुना सुनो, आज दोपहर चौक पर कोई अपनी ही बोली लगाएगा। हां, आदमी खुद को बेचने चला है। भीड़ में कान फड़के, टोपियां सीधी हुई और अफवाहें टेढ़ी हो गईं। और दोपहर होते होते जब भीड़ जमा हो चुकी थी, मुल्ला नसरुद्दीन सामने आए, गधे हबीब के साथ, कमर में पुरानी रंगीली बेल्ट और हाथ में एक तख्ती जिस पर लिखा था, मुल्ला बिकाऊ है लेकिन दिमाग के साथ नहीं। भीड़ हंस पड़ी। कोई बोला, अबे ये क्या नया तमाशा है। दूसरा बोला, इस बार तो लगता है मुल्ला पगला गया। तीसरा, जो हमेशा दो पायों पे खड़ा रहता था पर खुद को बकरा समझता था, बोला, मैं तो पहले ही बिक चुका हूं, अब देखता हूं ये कैसे बिकता है। मुल्ला ने सबकी तरफ एक बार देखा, फिर जोर से आवाज लगाई, जो खरीदेगा उसे मिलेगा। मेरा अनुभव, मेरी चतुराई, मेरी हंसी, मेरी अकड़, मेरी टोपी, पर मेरी चालाकी नहीं। एक बुजुर्ग बोला, चालाकी नहीं दोगे तो बाकी सब तो आलू की तरह है। मुल्ला बोले, अरे चचा, चालाकी बिकती नहीं, बस बांटी जाती है। बाकी सब तो दिखावे का सामान है, तो कौन बोली लगाएगा। भीड़ में एक आदमी सामने आया, शानदार पगड़ी, लंबा कोट और आंखों में वो चमक जो या तो जुआरी की होती है या हारे हुए व्यापारी की। मैं हूं बिसात वाला, मैं खरीदूंगा मुल्ला को, मगर एक शर्त है। मुल्ला मुस्कुराए, तुम जैसे लोग ही असली मजा देते हैं, बोलो। बिसात वाले ने कहा, तुम एक दिन तक मेरे बाजार में बैठोगे, मेरी दुकान संभालोगे, और अगर मेरी बिक्री दो गुनी नहीं हुई तो तुम सच में मेरी दुकान के हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए। भीड़ में सीटी बजी। कोई चिल्लाया, अबे ये तो शादी से बड़ा सौदा है। मुल्ला ने टोपी उतारी, गधे को चूमा और बोला, हबीब, अब शायद ये गली कुछ दिन बिना मेरी हंसी के चलेगी। बिसात की दुकान, जहां चीजें नहीं, जुबानें बिकती थीं। बिसात की दुकान बेहद अजीब थी। वहां कपड़े नहीं थे, बर्तन नहीं थे, मिठाई नहीं थी। वहां बिकती थीं बातें। अच्छा सपना 50 पैसे, पुरानी शिकायत 1 रुपया, ताजा अफवाह 2 चुटकी झूठ के साथ सिर्फ 2.5 रुपये। मुल्ला ने पहले घंटे में ही दुकान का सारा सामान उल्टा कर दिया। एक आदमी आया और बोला, मुझे एक दिलासा चाहिए, मेरी बीवी मायके चली गई है। मुल्ला बोले, बधाई हो, अब तुम जिंदा कहलाने लायक हो गए हो। दिलासा नहीं, मिठाई बांटो। भीड़ हंस पड़ी। आदमी रोते रोते हंसने लगा और फिर 5 रुपये टेबल पे फेंक कर चला गया।
बिसात वाला कोने में खड़ा देख रहा था। अब तक 5 गुना कमाई हो चुकी थी। दूसरे घंटे में एक औरत आई। चेहरे पर शिकने थीं और दिल में पुरानी खरोंच। मुझे शिकायत चाहिए, लेकिन ऐसी जो सुनकर आदमी खुद को आईना समझे। मुल्ला बोले, लो ये लो, तुमने कभी माफ किया नहीं, इसलिए किसी ने तुम्हें दिल से याद नहीं किया। औरत की आंखों में पानी आया और उसने एक पुराना कड़ा मेज पर रख दिया। अब दुकान पर भीड़ लग गई। एक बालक बोला, मुझे झूठ चाहिए जो लगे सच जैसा। मुल्ला बोले, ठीक है, बड़े होकर तुम वही बनोगे जो तुम्हारे मां बाप ने बनने नहीं दिया। यह झूठ है, लेकिन आजकल सब इसी में जी रहे हैं। बच्चे ने जेब से चॉकलेट निकाली और टेबल पर रख दी। बिसात वाला अब परेशान लगने लगा। भीड़ दुकान की चीजें नहीं, मुल्ला के जवाब खरीदने आ रही थीं और उससे डर लग रहा था कहीं उसकी बिसात ही ना उजड़ जाए। अचानक उसी गली में आया एक बूढ़ा खिलाड़ी, बीर नाम का आदमी। उसने कहा, मुल्ला, अगर तू इतना ही चालाक है तो बता, बिसात वाला तुझसे क्या छुपा रहा है? भीड़ शांत। बिसात वाला सकपकाया। मुल्ला ने बिना देखे कहा, बिसात वाला असल में कोई और है। इसका नाम रशीद है और यह 2 साल पहले एक गांव में चमत्कारी चूर्ण बेचते पकड़ा गया था। अब यह नाम और जगह बदलकर बातों का व्यापार कर रहा है। बिसात वाला कांपने लगा। बीर हंसा, मैं तो बस देखना चाहता था कि तू किसे बेचेगा, बिसात को या खुद को। मुल्ला ने टोपी उतारी, मेज पर रख दी और बोले, मैं हर बार खुद को ही बेचता हूं, बस लोग सोचते हैं मैंने उन्हें कुछ दिया। इतने में भीड़ में से आवाज आई, क्या अब मुल्ला दोबारा बिकेगा? मुल्ला बोले, हर इंसान हर दिन बिकता है, कोई मुस्कुराहट में, कोई तिजोरी में, कोई उम्मीद में और कोई चुप्पी में। भीड़ चुप। बिसात वाला गायब और बीर धीरे धीरे अपने डंडे के साथ चला गया। मुल्ला ने गधे को पुकारा, हबीब चलो, अब हमें एक नई बोली लगानी है। और फिर अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, मुल्ला, मेरी मां कहती है तुमने हमारे पिताजी को एक बार खामोशी में जवाब दिया था, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मुझे वो खामोशी चाहिए। मुल्ला रुके, धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, तब तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पूछा था मैं क्या करूं, और मैंने सिर्फ उन्हें देखा था, बिना कुछ कहे। वही था उनका जवाब। नौजवान समझ गया। उसने अपना पर्स टेबल पर फेंका और चुपचाप लौट गया। मुल्ला ने फिर गधे की पीठ थपथपाई और धीरे धीरे चलते हुए बोले, आज मैंने खुद को फिर से बेच दिया, लेकिन इस बार मैं भी ग्राहक था। जब मुल्ला ने अपनी ही बोली पर खुद को खरीद लिया, एक औरत, एक आईना और एक टूटी हुई टोपी। गली के मोड़ पर जैसे ही मुल्ला और हबीब पहुंचे, शाम की हवा में कुछ गूंजा, पुराना, परिचित और अधूरा। सामने वही टूटी हुई दीवार थी जहां एक समय मुल्ला बैठा करते थे, चाय के प्याले से बातें करते और गधे से सलाह लिया करते। पर आज वहां कोई और बैठा था, एक औरत। उसके पास एक पुराना आईना था, धुंधला, कांटों से घिरा, और उसमें जैसे किसी अधूरी कहानी की परछाई थी। टोपी भी थी, एकदम वैसी जैसी मुल्ला की होती है, मगर उसकी किनारी फटी हुई थी। औरत की निगाहें दूर नहीं देखती थीं, जैसे वो अतीत की किसी गली में ही अटकी हों। मुल्ला रुके, हबीब भी। बड़े दिन हुए तुम्हारी टोपी बिना हवाओं से झगड़े हुए, औरत बोली। मुल्ला एक पल में पहचान गए, यह वही गुलजार बानो थी जिसे उन्होंने बरसों पहले सिर्फ एक चुप्पी में छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने न हां कहा था न इनकार, बस अपनी टोपी हटा ली थी और कहा था, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम खुद को सुनना बंद कर दोगी। अब वो फिर सामने थी और इस बार वो खामोशी की कीमत जानती थी। ये टोपी फटी नहीं, गुलजार बोली, ये इंतजार में घिस गई। और ये आईना, इसने सब दिखाया, सिवाय उस जवाब के
जो तुमने कभी दिया नहीं। मुल्ला ने टोपी उतारी और जमीन पर रख दी। मैंने खुद को कई बार बेचा गुलजार, उन्होंने कहा, मगर जो सबसे महंगा सौदा था वो बिना बोली के चला गया, तुम्हारे साथ। गुलजार मुस्कुराई, लेकिन आंखों में सवाल बाकी थे। आज तुम क्या बेचने निकले हो नसरुद्दीन? आज कुछ नहीं, आज मैं खुद को खरीदने निकला हूं। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। एक बूढ़ा फकीर पास आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारे जवाबों में मजा है, पर तुम्हारी चुप्पी में डर है। मुल्ला बोले, कभी कभी डर ही वो आईना होता है जिसमें इंसान खुद को देखता है। गुलजार ने आईना उठाया और मुल्ला के सामने कर दिया। अब खुद को देखो, क्या तुम वही हो जो लोगों को बेचते रहे, या वो जो अब भी खुद को पहचानने से डरता है? मुल्ला आईने में झांके। पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता की परछाई थी। वहां एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिन्होंने सबको हंसाया, सबको सिखाया, लेकिन खुद कभी रुककर खुद से सवाल नहीं किया। इस आईने में मुझे सिर्फ एक मुल्ला दिखता है, वो बोले, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा शायद वही असली मैं हूं। गुलजार ने फिर कहा, तो आज एक आखिरी सौदा हो जाए। क्या बेचोगी? नहीं। क्या तुम खरीदोगे अपनी ही खामोशी? मुल्ला हंसे, गहरी, धीमी और भीतर से। हां, आज मैं अपनी ही चुप्पी खरीदूंगा। उन्होंने अपनी टोपी फिर से पहनी, मगर इस बार उल्टी। क्यों उल्टी टोपी? गुलजार ने पूछा। क्योंकि अब मैं दुनिया को वैसा नहीं दिखना चाहता जैसा लोग देखना चाहते हैं, बल्कि वैसा जैसा मैं हूं, उल्टा, टेढ़ा, मगर सच्चा। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन बियर वहीं कोने में खड़ा था, शांत। वो आगे आया और बोला, मुल्ला, आज तुमने खुद को नहीं खरीदा, तुमने वो वापस पाया जो तुमने कभी खो दिया था, अपना आईना। और तभी भीड़ में एक छोटा बच्चा आया, हाथ में एक और टूटी टोपी लिए। मुल्ला, ये लो, ये मेरी है, अब मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। मुल्ला ने टोपी ली, देखा और धीरे से अपने गधे पर रख दी। बेटा, उन्होंने कहा, मेरे जैसा मत बनो, खुद जैसा बनो, लेकिन इतना जरूर सीख लो, हर बार बिकने से पहले सोचो, क्या तुम खुद को वापस खरीद पाओगे? जिंदगी में सबसे बड़ा सौदा वही है जिसमें इंसान अपनी खामोशी, अपना सच और अपना आईना खुद से खरीद सके, वरना हर बिकती चीज के साथ इंसान थोड़ा थोड़ा खुद को खोता जाता है। अगली कहानी, मुल्ला नसरुद्दीन और अनाम दरवाजे के पीछे की आवाज। शहर की सबसे पुरानी गली में एक मकान था, इतना पुराना कि उसके पत्थर खुद अपनी उम्र भूल चुके थे। उस मकान का एक दरवाजा था जो कभी खुलता नहीं था। सालों से सबको यह बात अजीब लगती थी कि हर रात उस बंद दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आती, कभी हंसी, कभी बड़बड़ाहट और कभी किसी बुजुर्ग की रुलाई। लोग डरते थे, बच्चों को वहां खेलने से मना था, बूढ़े वहां से गुजरते हुए दुआ पढ़ते, लेकिन एक ही इंसान था जिसे उस दरवाजे से कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुल्ला नसरुद्दीन। एक दोपहर जब शहर के लोग चौपाल में बीरबल के किसी पुराने किस्से की चर्चा कर रहे थे, मुल्ला हबीब को लेकर उसी गली की तरफ निकले। उनके हाथ में एक तांबे का प्याला था और सिर पर वही पुरानी ऊंची टोपी जो हर हवा से झगड़ चुकी थी। सन्नाटा था। जैसे ही वे दरवाजे के सामने पहुंचे, हबीब अचानक रुक गया, उसकी कानें खड़े हो गए। मुल्ला मुस्कुराए, लगता है तुझे भी उसकी आदत हो गई है हबीब। दरवाजे से धीमी आवाज आई, कौन है? हबीब पीछे हटा, लेकिन मुल्ला आगे बढ़े। मैं हूं, उन्होंने कहा, जो हर जवाब से पहले सवाल पूछता है। दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन उस तरफ से फिर आवाज आई, क्या तुम भीतर आ सकते हो? मुल्ला ने टोपी सीधी की और बोले, अगर अंदर जाने से पहले कोई बाहर निकल आए तो? शहर भर में जैसे खबर आग की तरह फैल गई। मुल्ला नसरुद्दीन उस दरवाजे से बात कर रहे हैं। भीड़ जुटी, किसी ने खिड़की से झांका, किसी ने छत से देखा, लेकिन मुल्ला वहीं खड़े थे,
जैसे कोई पहेली बूझने की तैयारी कर रहे हों। अगर अंदर एक जिंदगी है तो वो बाहर क्यों नहीं आना चाहती? मुल्ला ने पूछा। क्योंकि बाहर लोग हैं और लोग खौफ देते हैं। और अंदर? अंदर सिर्फ एक सवाल है, और मैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, सवाल के साथ रहना सीख लिया तो जवाब की जरूरत ही क्या रही? अब दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। शहर की सांसें थम गईं। अंदर अंधेरा था। गंध थी पुराने तेल और सूखे गुलाब की। मुल्ला ने कदम रखा। पीछे से दरवाजा फिर बंद हो गया। अब लोग बाहर खड़े थे और मुल्ला अंदर। अंदर का कमरा वैसा था जैसा किसी बूढ़ी किताब की आत्मा होती है। धीमा, धूल भरा, लेकिन सच्चा। एक कोने में एक आदमी बैठा था, पतला, आंखें बुझी हुई, लेकिन चेहरा जाना पहचाना। तुम हो? मुल्ला बोले। तुम्हें तो पता था, इसलिए आए। मैं इसलिए नहीं आया कि जानता था, मैं इसलिए आया कि अब जानना जरूरी हो गया था। उस आदमी ने इशारा किया। बैठो, कुछ दिखाना है। दीवार पर एक आईना टंगा था, इतना साफ कि जैसे वो आंख से भी अधिक देखता हो। इसमें देखो, उस आदमी ने कहा। मुल्ला ने झांका। वहां एक बच्चा दिखा, छोटा, जिद्दी और मुस्कुराता हुआ। यह मैं हूं? मुल्ला ने पूछा। नहीं, यह तुम नहीं हो। यह वो है जो तुम बन सकते थे अगर दुनिया तुमसे पहले न मिलती। अब आईना बदला। उसमें एक नौजवान दिखाई दिया, गंभीर, लेखक जैसा, बिना टोपी के। यह कौन है? यह भी तुम नहीं हो। यह वो है जो तुमने कभी सोचा था बनना, लेकिन फिर हबीब मिल गया और चौपाल। मुल्ला ने गहरी सांस ली। फिर असल में मैं कौन हूं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जो अब यह सवाल पूछ रहा है। कमरे में एक मेज थी। उस पर कुछ पुराने पन्ने पड़े थे। उन पर मुल्ला की ही लिखावट थी। यह क्या है? तुम्हारे वो विचार जो तुमने कभी पूरी तरह लिखे नहीं। ये वो कहानियां हैं जो तुमने शुरू की मगर अंत तक नहीं पहुंची। हर पन्ना तुम्हारे भीतर के अधूरेपन का आईना है। मुल्ला चुप हो गए, फिर बोले, अगर मैं इन्हें पूरा करूं तो तुम वो हो जाओगे जिसे लोग आज तक केवल मुल्ला समझते आए हैं, पर असल में तुम उससे कहीं ज्यादा हो। बाहर की भीड़ परेशान थी। घंटे बीत चुके थे। कोई दरवाजा नहीं खुला। एक छोटा बच्चा जो मुल्ला की नकल करता था, जमीन पर बैठ गया और दरवाजे से बात करने लगा। मुल्ला, अगर आप बाहर नहीं आए तो हम सब अंदर आ जाएं क्या? और तभी दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई मुल्ला नहीं था। केवल एक पुराना कागज रखा था। उस पर लिखा था, सब दिन। मैं कोई सवाल नहीं छोड़ रहा, मैं बस जवाब बनने जा रहा हूं। जब तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो मुझे ढूंढना बंद कर देना। लोग कुछ समझ नहीं पाए, पर किसी ने कहा, मुल्ला फिर कहीं नई पहेली सुलझाने गए होंगे। महीनों बाद एक अलग शहर के चौक पर एक बूढ़ा आदमी बैठा देखा गया। उसकी टोपी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। कोई कहता, ये वही मुल्ला हैं। कोई कहता, नहीं, ये कोई दरवाजों से जवाब लिखने वाला लेखक है। किंवदंती बन गई। मुल्ला अब कहानियां नहीं सुनाते। वो लोगों को उनकी अधूरी कहानियों से मिला देते हैं। हर इंसान के भीतर एक दरवाजा होता है, जिसके पीछे अधूरी बातें, छूटे हुए सपने और दबे हुए जवाब होते हैं। जब तक हम उस दरवाजे के पीछे नहीं झांकते, तब तक हम सिर्फ वो होते हैं जो दुनिया हमें समझती है, न कि वो जो हम वाकई हैं। बाजार के बीचों बीच एक अजीब नजारा था। एक टूटी सी कुर्सी जिस पर बैठते ही हर आदमी सच उगल देता था। ये वही कुर्सी थी जो सालों से नगर चौपाल की शान रही थी। उस पर बैठकर कितने ही फैसले हुए, कितने ही गुट बने और बिगड़े, पर अब उस कुर्सी को लेकर एक सनसनी फैल गई थी। चाय वाले रफीक ने सबसे पहले खबर उड़ाई, जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसका झूठ पकड़ा जाता है। किसी ने पूछा, क्यों? क्या कुर्सी बोलती है? रफीक ने होंठ सिकोड़े।
नहीं बोलती, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो नीचे से कील चुभती है। और बस शहर भर में हंगामा मच गया। लोग डरने लगे उस कुर्सी से, यहां तक कि किसी ने रात को उसे चौपाल से उठा लिया। सुबह सब हैरान, एक कुर्सी गायब और उसी के साथ एक बडद्धा मामला सामने आ गया। सेठ गुलाबचंद की हवेली से चोरी हो गई थी। सेठ कांपते हुए चौपाल में आया। मेरे घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए हैं। चोर कहीं पास में ही है और मुझे शक है कि वो इसी मोहल्ले का है। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए। मियां मिठाई वाला, गीता मास्टरनी, रमजान दर्जी और मुल्ला नसरुद्दीन। सेठ ने कहा, मैं चाहता हूं कि पुराने तरीके से इंसाफ हो। जो भी दोषी है उसे वही कुर्सी बताएगी। तभी पीछे से आवाज आई, तो पहले कुर्सी ढूंढो। भीड़ में से निकला मुल्ला नसरुद्दीन, सिर पर नमक की बोरी उठाए हुए, और उस पर बिठाई थी वही पुरानी चौपाल की कुर्सी। लो भाई, तुम्हारी सच्चाई की कुर्सी हाजिर है। अब देखो इसमें बैठकर कौन अकड़ता है और कौन चुपता है। सेठ ने राहत की सांस ली। अरे मुल्ला, तुमने तो गजब कर दिया। मुल्ला बोले, कुर्सी मैंने नहीं, इसने मुझे ढूंढा है। पीछे वाले मोहल्ले की नाली में पड़ी थी। सोचो, सच हमेशा गंदगी में क्यों मिलता है। अब तय हुआ कि जिन 5 लोगों पर शक है वे बारी बारी से इस कुर्सी पर बैठेंगे और अपनी सफाई देंगे। सबसे पहले आया गीता मास्टरनी का बेटा, हरकतों से चंचल और शक की पहली सीढ़ी। कुर्सी पर बैठा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। तभी एक हल्की सी चुभन हुई और वो उछल पड़ा। हाय मां, कील लग गई। लोग बोले, देखो यही है चोर। मुल्ला मुस्कुराया, शांत रहो, हो सकता है कुर्सी को खाज हो। दूसरा आया रमजान दर्जी। वो बहुत संयमित बैठा और बोला, मैं तो इज्जतदार आदमी हूं। कुर्सी चुप रही, भीड़ भी, कोई चुभन नहीं। तीसरे थे मियां मिठाई वाले। बोले, मैंने जिंदगी भर सिर्फ रसगुल्ले भरे हैं, तिजोरियां नहीं। मुल्ला ने पास से चाय पीते हुए कहा, लेकिन तुमने तौल तो जरूर किया होगा। मियां बोले, हां, पर सबके सामने। मुल्ला ने तपाक से कहा, तो चोरी भी किसी के सामने ही की गई थी, क्या फर्क पड़ा। भीड़ हंसने लगी। सेठ चिल्लाया, कृपा करके मजाक मत करो मुल्ला, यह मेरे जेवर का सवाल है। चौथा नंबर आया मुल्ला नसरुद्दीन का खुद। भीड़ चौंक गई। सेठ बोला, अरे नहीं नहीं, आपको क्या जरूरत है। मुल्ला बोले, कुर्सी सबके लिए बराबर है, अगर कुर्सी डरती है तो मैं भी डरूं। मुल्ला कुर्सी पर बैठे, बहुत आराम से, चुप्पी, ना कील न चुभन। पर मुल्ला ने खुद ही बोला, मैं चोर नहीं हूं, लेकिन मुझे चोर की सूरत याद है। भीड़ सन्न। सेठ ने पूछा, कौन है वो। मुल्ला ने उंगली उठाई, मगर किसी की तरफ नहीं, सीधा आसमान की ओर। जवाब ऊपर है, लेकिन उसका सिर नीचे होता है। लोग चौंक गए। ये क्या पहेली है। मुल्ला बोले, जिसने चोरी की उसी ने कुर्सी गायब की, और उसी ने उसे कील लगाकर सबके डर का खेल रचा। पर अब खेल उसका खत्म होगा। बस मुझे एक और रात चाहिए। जब कुर्सी ने बोलना शुरू किया और चोर का मुंह खुद से खुल गया। शाम का वक्त था। चौपाल के ठीक बीचों बीच मुल्ला नसरुद्दीन अपनी ऊंची टोपी सीधी करके गहरी सोच में डूबे हुए बैठे थे। सामने वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी जिसे लोग अब सच की कुर्सी कहने लगे थे। कुर्सी पर न तो कोई राजा बैठा था न संत, फिर भी सब उसकी बातें मानने को तैयार थे। मुल्ला ने धीरे धीरे आसमान की ओर देखा और फिर जमीन पर फैले पैरों की तरफ। लोग अब भी उस राज को नहीं समझ पा रहे थे जो उन्होंने पिछली दोपहर बोला था। जवाब ऊपर है, लेकिन उसका सिर नीचे होता है। सेठ गुलाबचंद, जिसकी हवेली से लाखों के जेवर चोरी हुए थे, बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। भीड़ के चेहरों पर तरह तरह के भाव थे, डर, जिज्ञासा, और कुछ के चेहरे इतने मासूम थे कि चोर वही हो सकता है, यही बात पक्की लग रही थी। मुल्ला ने एक बार फिर सबको बुलाया। आज रात मैं एक आखिरी खेल खेलना चाहता हूं, उन्होंने कहा। एक ऐसा खेल जिसमें सच अपने आप चलेगा और झूठ थक कर बैठ जाएगा।
खेल की शर्तें चौपाल में लालटेनें जल चुकी थीं। मुल्ला ने सबको कहा कि वे एक एक करके कुर्सी पर बैठेंगे और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। तुमने कुर्सी को कब आखिरी बार देखा था? लोग हैरान, यह कैसा सवाल? चोरी तो जेवरों की हुई थी और सवाल कुर्सी पर। मुल्ला बोले, जो इस कुर्सी को जानता है वही चोर है, क्योंकि इस कुर्सी में एक राज छिपा है और वो राज सिर्फ वही जान सकता है जिसने इसे अपने हाथों से छुआ है। पहले आया मिठाई वाला। मैंने कुर्सी को पिछले महीने की पंचायत में देखा था। मुल्ला ने कुर्सी के नीचे से एक छोटा पत्थर निकाला और उसे घुमाते हुए बोला, तब यह पत्थर नहीं था कुर्सी के नीचे, आगे बढ़ो। फिर आया रमजान दर्जी। मैंने इसे परसों देखा था जब बारिश में सब लोग इसी पर बैठने से डर रहे थे। मुल्ला ने पूछा, तब इस पर 2 कीलें थीं या एक? रमजान चुप, आगे बढ़ो। फिर आया वही नौजवान जिसे पहले कील चुभ गई थी। मैं कुछ नहीं जानता। मुल्ला बोले, ठीक है, अब तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं, अगला। सबके जवाब आने के बाद मुल्ला ने जोर से ताली बजाई। तभी भीड़ के पीछे से एक आदमी निकलकर आया, वही जो पूरे तमाशे में अब तक चुप था। सेठ गुलाबचंद का नौकर रामदीन। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने सीधे मुल्ला की आंखों में देखा और बोला, हुजूर, मैंने कुर्सी को ताले वाले कमरे में छिपाया था, उसी ने मेरी चोरी को छुपाने का रास्ता दिया था। लोग चौंक गए। तू ही चोर है? सेठ चिल्लाया। रामदीन ने सिर झुका दिया। मालिक, आपने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। 4 साल में आपने मेरी मजदूरी नहीं बढ़ाई, उल्टा मेरी बीवी के इलाज की दवा तक रोक दी थी। मेरी नीयत डगमगाई। पर यह कुर्सी, इसने डराया इतना कि मैंने खुद चुप नहीं रह पाया। मुल्ला ने कुर्सी पर हाथ रखा और मुस्कुराया। इस कुर्सी में कुछ नहीं था, न जादू, न कील, न सच। डर केवल अपने ही भीतर होता है। अगर मन साफ है तो कोई कुर्सी तुम्हें नहीं हिला सकती, लेकिन अगर मन मैला है तो जमीन भी कांटों से भरी लगती है। सेठ की आंखों में नरमी आ गई। उसने जेवर वापस लेने के बाद रामदीन को क्षमा कर दिया। मुल्ला उठे, टोपी सीधी की और बोले, सच को बाहर लाने के लिए कुर्सियां नहीं, समझदारी चाहिए, और वो हर किसी के पास नहीं होती। सच की कोई कुर्सी नहीं होती। अगर इंसान अपने अंदर झांके तो वहां से बड़ा गवाह कोई नहीं। इंसाफ की पहली सीढ़ी होती है डर नहीं, ईमान। अगली कहानी। मुल्ला और लंगड़े पहलवान की बिना पांव की दौड़। शहर में जब कोई नया सिरफिरा आता तो लोग पहले मुल्ला नसरुद्दीन के घर की तरफ देखते, अब इसका स्वागत कौन करेगा। और अगर वो सिरफिरा कोई पहलवान हो तो पूरा शहर कानों में रुई ठूंस कर बैठ जाता। इस बार जो आया था वो अलग ही किस्म का नमूना था। लंबा चौड़ा गठीला शरीर, मूछें तनी हुई जैसे किसी मूछ की दुकान में छोटी हों। नाम गुलदार पहलवान। और हालत, एक पैर में लोहे की रॉड, दूसरा पूरा गायब। लेकिन सबसे अजीब बात यह कि आते ही उसने शहर के चौराहे पर ऐलान कर दिया, मैं दौड़ लगाऊंगा, बिना पांव के भी जीतूंगा, और जो मुझे हरा दे उसे इनाम में दूंगा सोने की अंगूठी, मेरी लाठी और मेरी अकड़। लोग हंसी नहीं रोक पाए, पर जब उसने सच्ची में दौड़ की घोषणा दी, इनाम रखे और सबको चैलेंज किया, तो तमाशा बन गया। ये कौन सी दौड़ है जहां पैरों से नहीं अक्ल से दौड़ना है? किसी ने पूछा। जिसका दिमाग दौड़ेगा वही जीतेगा, गुलदार ने आंख मारते हुए जवाब दिया। शहर के सारे होशियारों ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। कोई नहीं चाहता था कि वो एक लंगड़े से हार जाए। बस एक आदमी आगे आया, मुल्ला नसरुद्दीन। मैं भी भाग लूंगा। तू? गुलदार ने घूरा। मैं भागूंगा नहीं, दौड़ूंगा, पर वहां से नहीं जहां से सब शुरू करते हैं। मैं तो वहां से दौड़ूंगा जहां तू मानेगा कि दौड़ शुरू होती है। चौंक गया चौराहा। तमाशा दिन के दोपहर रखा गया था। पूरे शहर का मजमा जमा था। बच्चे पतंग छोड़कर आए, औरतें रोटियां अधपकी छोड़ आईं, बूढ़े तक खटिया उठाकर चौराहे पर जम गए। पंडाल में 2 कुर्सियां लगी थीं, एक पहलवान की, दूसरी नसरुद्दीन की। घोड़ा नहीं था,
पर ढोल वाला था जो ढाम ढाम करके सबको चौंका रहा था। गुलदार ने मंच से ऐलान किया, यह दौड़ सीधी नहीं, उल्टी भी नहीं, यह चालाकी की दौड़ है। मुल्ला मुस्कुराए, तो शुरुआत कहां से? गुलदार ने उंगली से एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वहां से शुरू होगी और 7 बार इस चबूतरे की परिक्रमा करनी होगी। जो पहले कर ले वही जीत। शर्तें? शर्त सिर्फ एक, कोई धक्का मारपीट गधा घोड़ा नहीं, और सब कुछ देख रहा होगा मेरा बंदा चांदी सिंह। एक हट्टा कट्टा आदमी आगे आया, सिर पर हरे रंग की टोपी, आंखों में धौंस। ठीक है, मुल्ला बोले, पर मैं भी एक शर्त रखता हूं। दौड़ में न मैं उठूंगा न तू। जो बिना उठे ज्यादा आगे जाए वो जीत। हंसी गूंज गई। बिना उठे दौड़ कैसे होगी? गुलदार चौंका। तू मजाक कर रहा है? तूने ही कहा था ना, पैरों से नहीं अकल से दौड़ना है। गुलदार झेंप गया, लेकिन शहर का तमाशा था, अब मना भी नहीं कर सकता था। शुरू हुई बिना पांव की दौड़। ढोल बजा, सबकी नजरें दोनों पर। गुलदार ने इशारा किया और खुद हाथों के सहारे सरकने लगा। लोहे की रॉड से खुद को आगे खींचते हुए माथे से पसीना बहता जा रहा था। मुल्ला वहीं खटिया पर पड़े थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। पहला चक्कर गुलदार ने पूरा किया। लोग चिल्लाए, ओ आ पूरा। दूसरा चक्कर, गुलदार और थक गया। चांदी सिंह ने ताली बजाई। मुल्ला अब भी वैसे ही पड़े। तीसरा चक्कर, गुलदार हांफने लगा, गला सूखने लगा, मगर हिम्मत नहीं टूटी। चौथा चक्कर, लोग अब ऊबने लगे। मुल्ला कब दौड़ेंगे? तभी मुल्ला ने धीरे से आंख खोली और कहा, चांदी सिंह जी, एक गिलास नींबू पानी मिल जाए? चांदी सिंह भड़क उठा। दौड़ रहा है तू या पिकनिक मना रहा है? जब तक मेरी बारी नहीं आती मैं मौज क्यों न लूं? गुलदार ने हांफते हुए कहा। तू तो हिल भी नहीं रहा और तू इतनी दूर जा भी नहीं रहा। चालाकी का चक्कर, 5वां चक्कर आते आते गुलदार की सांसें जवाब देने लगीं। अब वो सिर्फ पेट के बल खिसक रहा था, जैसे सांप से भी धीमा। मुल्ला अचानक बोले, अब मेरी बारी। सब चौकन्ने हो गए। मुल्ला ने अपनी पगड़ी उठाई, उसके नीचे से एक छोटी सी खच्चर गाड़ी निकाली, हाथ से खींचने वाली, जिसे उसने छिपा कर लाया था। तूने कहा था न मैं उठूंगा न तू, इसका मतलब यह नहीं कि कोई और न दौड़ाए। गाड़ी पर एक बच्चा बैठा, उसने रस्सी खींची और मुल्ला चबूतरे के चारों ओर घूमने लगे। तेज नहीं पर ठोस। गुलदार दहाड़ा, धोखा है ये। धोखा? तुमने तो शर्त रखी थी, न तू उठे न मैं। कोई और उठे तो बुरा क्यों लगा? लोग हंसते हंसते दोहरे हो गए। मुल्ला का पहला चक्कर पूरा, दूसरा और तेज, तीसरा बिना रुके। गुलदार अब लेटा लेटा पसीने में भीग गया। उसके माथे से लुहार की तरह लकीरें बह रही थीं। तूने मुझे धोखा दिया, वो कराहते हुए बोला। नहीं, मैंने तेरी ही अकड़ में तुझे निचोड़ दिया। सबसे बड़ा खुलासा, छठे चक्कर के बाद मुल्ला रुक गए। रुक क्यों गए? क्योंकि अब बताने का वक्त है कि तेरे पास जो सोने की अंगूठी है वो असली नहीं। गुलदार चौंका। क्या बकते हो? तेरे जैसे नकली पहलवान नकली चैलेंज देते हैं, और वो अंगूठी असली होती तो तू खुद उसे उंगली से उतार कर मेरे सामने रख देता। तूने सिर्फ शोर मचाया और सबको मूर्ख बनाया, पर मूर्खता की दौड़ में मुल्ला कभी पीछे नहीं रहते। अगले पल सबका चेहरा उतर गया। चांदी सिंह ने पहलवान की अंगूठी निकालकर देखी, हल्की, नकली, पीतल की। अबे तू तो धोखेबाज निकला। चांदी सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया, पहलवान चिल्लाया। तेरी दौड़ भी नकली, इनाम भी नकली और अकड़ भी पीतल की। मुल्ला ने ठहाका लगाया, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी चिल्लाया, रुको, मैं जानता हूं यह पहलवान कौन है। सबकी नजरें उस तरफ घूमी। आदमी आगे आया, हाथ में एक पुराना अखबार जिस पर छपी थी गुलदार की तस्वीर, पर असली नाम था सुल्तान मिर्ची, ठगों का उस्ताद। जब मुल्ला ने नकली पहलवान को असली गधा बना दिया।
अखबार की पुरानी कतरन लहराई और सन्नाटा ऐसा छाया कि चौराहे पर खड़े खजूर के पेड़ से पत्ते भी गिरना भूल गए। भीड़ के बीच से निकला वो आदमी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा। लंबा, दुबला, आंखों पर मोटा चश्मा और बालों में तेल। उसने अखबार सबके सामने फैलाया और उंगली रखी गुलदार पहलवान के चेहरे पर छपे चित्र पर। देखिए, यही है सुल्तान मिर्ची। 3 शहरों में धोखा दे चुका है। कहीं नकली दवाइयां बेचता है, कहीं नकली अंगूठी, और कभी पहलवान बनकर इनाम की लालच में लोगों को मूर्ख बनाता है। मुल्ला ने चुटकी बजाई। मैं तो तभी समझ गया था जब इसने कहा कि बिना पांव की दौड़ जीतूंगा। जिसकी अकड़ दिमाग से बड़ी हो जाए वो या तो शेर होता है या सुल्तान मिर्ची। भीड़ ने एक साथ शोर मचाया, धोखेबाज, ठग, पकड़ो इसे। गुलदार पहलवान उर्फ सुल्तान मिर्ची की हालत और भी पतली हो गई। वो भागने की कोशिश करता तो कौन से पांव थे, और जो लोहे की रॉड थी वो अब उसकी दुश्मन बन गई। चांदी सिंह गुस्से में लाल हो गया। अबे, तूने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। तेरा नाम पहलवान नहीं, ठगवान होना चाहिए। मुल्ला ने झुककर सुल्तान के कान में फुसफुसाया। अबे गधा, तूने शहर चुना गलत। यहां मुल्ला नसरुद्दीन रहता है, जो नकली लाठी भी खा जाए और असली बेइज्जती भी परोस दे। न्याय का मजेदार नाटक थानेदार दौड़ता हुआ आया, हवा में लाठी घुमाता जैसे किसी फिल्म में विलेन पकड़ने जा रहा हो। कौन है ये बदमाश? मुल्ला ने इशारा किया। ये रहा हमारा आज का अखबारिया पहलवान। थानेदार ने गौर से देखा, फिर अपनी जेब से मुड़ा तुड़ा नोटिस निकाला। हम तो इसे 2 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। 3 शहरों से फरार, और ये यहां चैलेंज देता फिर रहा है। खुद को बुद्धिमान समझता है। मुल्ला बोले, समझता तो है, पर मैं समझाने के लिए ही पैदा हुआ हूं। भीड़ हंसी से गूंज गई। इस पर 3 केस हैं, थानेदार ने ऐलान किया, और एक केस अब मेरा भी, कि शहर का समय बर्बाद करने का। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली सजा। अरे थानेदार साहब, मुल्ला ने हाथ उठाया, माफ कीजिए, जेल तो इसकी आखिरी मंजिल होनी चाहिए, मगर पहले इसे असली सजा मिलनी चाहिए, वो भी जनता की अदालत में। क्या मतलब? इसने कहा था ना कि इनाम में देगा अपनी लाठी, अंगूठी और अकड़। तो अब ये तीनों चीजें वाकई हम ले लेते हैं, पर अंगूठी नकली है। भीड़ से कोई चिल्लाया। नहीं, मुल्ला बोले, इसकी असली अंगूठी तो इसकी मूर्खता है, लाठी है इसकी चालाकी, और अकड़ है इसका झूठ। इन्हीं से इसकी सजा बनाते हैं। थानेदार मुस्कुराया। मतलब? नसरुद्दीन का अनोखा न्याय। मुल्ला ने पास खड़े सब्जी वाले से उसकी बैलगादी मांगी। गाड़ी पर बिठाया गया सुल्तान मिर्ची को। पीछे लिखा गया, मैं ही हूं वो लंगड़ा पहलवान जो दौड़ में नहीं, बेवकूफी में सबसे आगे रहा। पूरे शहर में उसे घुमाया गया। लोग उस पर फूल नहीं, टमाटर बरसाते रहे। बच्चे ताली बजाकर गाते रहे। लंगड़ा पहलवान आया रे, मूर्खता में छाया रे, अकड़ बकड़ बम्बे बो, मुल्ला ने धोया धो। थानेदार उसकी बेइज्जती पर मुस्कुराता रहा। चांदी सिंह अब मुल्ला की तारीफ करता नहीं थक रहा था। सुल्तान मिर्ची की विदाई गाड़ी चौराहे पर वापस लाई गई। मुल्ला ने उसे नीचे उतारा और कहा, अब जा और कहीं और जाके अपनी दौड़ लगाना, मगर याद रखना, जिस जगह अकल से दौड़ होती है वहां नकली अकड़ की कोई वैल्यू नहीं। सुल्तान की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं बस अपनी चालाकी को जीत मान बैठा था। तो सबक सीख, अगली बार अकल दिखाने से पहले सोच लेना कि सामने कौन है। और आज से तू नहीं गुलदार पहलवान, तेरा नाम है धोखेबाज सिंह बेमान। नतीजा, सुल्तान को थानेदार ने कागजों पर दस्तखत करवाकर जाने दिया, लेकिन साथ में एक हलफनामा लिया। बाप आज साकिट सालब का दाटिया, मैं भविष्य में किसी भी दौड़, कुश्ती या बुद्धि परीक्षा में हिस्सा तभी लूंगा जब मेरी मूर्खता कम हो जाए और मुल्ला नसरुद्दीन शहर से बाहर हो। अंत में शहर फिर से हंसने लगा। लोग दुकान पर मिलने लगे। बच्चे कहने लगे, चलो मुल्ला चाचा के पास नई कहानी सुननी है। और मुल्ला, वो फिर किसी नुक्कड़ पर खड़े मिले, गधा हबीब के साथ, दोने में चाय, होंठों पर मुस्कान। किसी ने पूछा,
मुल्ला, अगली चाल किस पर चलेगा? मुल्ला मुस्कुराया, अगली नहीं, अब तो चालें खुद मेरे पास आती हैं। इत्सादी, अकड़ से दौड़ नहीं जीती जाती और चालाकी से चालाकों को हराया नहीं जा सकता। असली जीत वहीं होती है जहां दिमाग से दौड़ने की कला हो, और उस कला का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। अगली कहानी। एक टोकरी झूठ, जिसमें हर फल सच्चाई की तलाश करता रहा। बाजार के एक कोने में एक टेढ़े छज्जे के नीचे बैठा आदमी आवाज लगा रहा था, सच बताओ तो सेब तो तिपवाहा मिलेगा। पास ही खड़ा मुल्ला नसरुद्दीन अपना गधा खुजा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, यह कौन सी दुकान है जहां झूठ बोलने पर भिंडी नहीं बल्कि गालियां मिलती हैं। मुल्ला धीरे से टोकरी के पास पहुंचा। उसमें 5 रंग बिरंगे फल थे, सेब, केला, संतरा, आम और एक अजीब सा फल जो किसी झूठ की तरह दिख रहा था। रंग रूप कुछ भी तय नहीं। टोकरी वाला बोला, हर फल एक सवाल पूछेगा, जवाब सच हुआ तो फल तुम्हारा, झूठ हुआ तो बस देख लेना। मुल्ला मुस्कुराया, तो फिर शुरू करें? मुझे भूख भी है और सच भी बहुत दिन से अटका पड़ा है। पहला फल, सेब की सच्चाई। सेब चमक रहा था, जैसे इसे पॉलिश किया गया हो किसी हकीकत की दुकान से। सेब ने पूछा, मुल्ला, क्या तुमने कभी किसी गरीब को बिना वजह हंसाया है? मुल्ला ने बिना पलक झपकाए कहा, हर हफ्ते कम से कम 3 बार। सेब मुस्कुराया और टोकरी से बाहर गिर पड़ा, सीधे मुल्ला की गोद में। भीड़ हैरान, फल बोलता है, सवाल पूछता है। मुल्ला बोले, अब समझ आया, दुनिया फल खा रही है और फल दुनिया को। दूसरा फल, केला की चालाकी। केले ने थोड़े टेढ़े लहजे में पूछा, क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला हो, वो भी सिर्फ उसे सच्चाई से बचाने के लिए? मुल्ला ने सिर हिलाया, सच तो यह है कि मैंने हर बार झूठ इसलिए बोला है क्योंकि लोग सच से डरते हैं। मैं बस उन्हें उनकी औकात तक लाता हूं। केला थोड़ा हिला, फिर खुद ही छिलका छोड़कर बाहर आ गिरा। अद्भुत, भीड़ से किसी ने कहा, लेकिन अब तक सबका ध्यान उस अजीब फल पर था जो अपनी जगह से हिला तक नहीं था। तीसरा फल, संतरे की गंध। संतरा थोड़ा दूर से बोला, क्या तुम्हारी हंसी में कभी दर्द छिपा होता है मुल्ला? मुल्ला ने लंबी सांस ली, मुझे लगता है मेरी हंसी में पूरी किताब छिपी होती है। हर मजाक के नीचे एक मुकदमा है जो कभी दर्ज नहीं होता। संतरा फट पड़ा, सच में 2 टुकड़े होकर। अंदर से ऐसा मीठा निकला कि हर कोई बोले बिना नहीं रह सका। वाह। चौथा फल, आम का अहंकार। अब आम ने भारी आवाज में कहा, क्या कभी तुमने खुद को सबसे ज्यादा चतुर समझा है? मुल्ला हंसे, अगर मैं सबसे ज्यादा चतुर होता तो लोगों की बेवकूफियों पर इतना नहीं हंसता। मैं बस उनसे थोड़ा तेज हूं, लेकिन उतना भी नहीं कि खुद पर भरोसा हो जाए। आम धीरे धीरे पिघलने लगा, जैसे उसकी मिठास सच के सामने शर्मिंदा हो गई हो। अब टोकरी में बचा एक ही फल, अजीब, अनाम, अनिश्चित। 5वां फल, नामहीन का सवाल। फल धीरे धीरे कांप रहा था। उसकी आवाज आई, क्या कभी तुम्हें शक हुआ कि यह सारी परीक्षा सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए रखी गई है? मुल्ला मुस्कुराए। भीड़ चुप, हवा थमी। हां, मुल्ला बोले, हर बार जब कोई मुझे आजमाता है मैं जान जाता हूं कि असल में वो खुद को परखना चाहता है। ये फल, ये सवाल, ये तमाशा, ये सब तुम्हारा डर है और मैं सिर्फ उसका आईना हूं। अजीब फल सीधा हवा में उड़ा और फिर गायब हो गया, न गिरा न फटा। अब भीड़ में से एक आदमी निकलकर सामने आया। उसकी पगड़ी टेढ़ी थी, दाढ़ी एकदम साफ और नजरें बहुत ज्यादा सीधी। काफी बातें कर ली मुल्ला,
उसने कहा। अब असली खेल शुरू होता है। मुल्ला बोले, अरे अभी तक तो मुझे लगा मैं फल खरीदने आया हूं, ये तो मजा आ रहा है। आदमी ने जेब से एक चमकदार पत्थर निकाला और बोला, जिसे ये छू गया वो झूठ नहीं बोल सकता, और जो झूठ बोलेगा उसे एक रात इस टोकरी में बंद रहना पड़ेगा। भीड़ खिसकने लगी। मुल्ला बोले, अब आएगा असली मजा। उन्होंने पत्थर उठाया, अपनी टोपी के नीचे रखा और बोले, अब मैं 5 सवाल पूछूंगा और हर जवाब तय करेगा कि आप इंसान हैं या सिर्फ दिखावा। भीड़ फिर से लौटने लगी, क्योंकि जब सवाल मुल्ला के हों तो जवाब में चुटीली आग और दिलचस्प ठंडक एक साथ मिलती है। जब टोकरी इंसानों से भरने लगी और फल बातें करना भूल गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने जैसे ही पत्थर को टोपी से बाहर निकाला, भीड़ में सिहरन फैल गई। वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा था। वो ऐसा चमक रहा था जैसे चांदनी किसी राज को छू बैठी हो। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली, अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा और बोले, अब तक तुम फल से सवाल पूछते रहे, अब फल पूछेंगे इंसानों से। सब सन्न, और उसी सन्नाटे में से पहला शख्स सामने आया। तौलिया बांधे एक नाई, नाम था बदरू। सवाल पहला, बदरू, क्या तूने कभी अपने ग्राहक की जेब से चुपके से सिक्का निकाल लिया है, यह सोचकर कि बख्शीश तो मेरी ही होनी चाहिए? बदरू ने कसम खाने की कोशिश की, मगर पत्थर ने उसकी उंगली को हल्का सा झंझना दिया। उसका चेहरा उतर गया। हां, एक बार नहीं, कई बार, मगर हर बार वो ग्राहक गंजा ही निकला। मैं सोचता था, ईमान बचा कहां है? भीड़ में हल्की हंसी गूंजी और मुल्ला बोले, तो फिर अब तेरी बख्शीश ये रही। उन्होंने उसे एक असली संतरा दिया, जिसके छिलके पर लिखा था, ईमानदार बनने की पहली कोशिश। दूसरा आदमी आया, शहर का स्कूल मास्टर नजीर साहब। मुल्ला ने पूछा, क्या तूने कभी किसी छात्र को जानबूझकर फेल किया, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता तेरे विरोधी थे? नजीर साहब का मुंह सफेद हो गया। उन्होंने धीमे से कहा, वो लड़का बहुत होशियार था, पर उसके बाप ने कभी मुझे नमस्ते नहीं की। मुल्ला बोले, फिर तू मास्टर नहीं, हिसाब चुकता करने वाला दुकानदार है। उन्होंने एक पका हुआ केला उसे थमाया। उस पर लिखा था, शिक्षा का मतलब समझने के बाद खाना। अब तीसरे नंबर पर आया वही अजीब आदमी जिसने पत्थर दिया था। मुल्ला ने मुस्कुराकर पूछा, तेरा नाम क्या है, और क्या यह पत्थर तूने खुद बनाया या किसी डर के व्यापारी से चुराया है? आदमी कांपने लगा। मेरा नाम जाफर है, और यह पत्थर मैंने पहाड़ी बाबा के मठ से चुराया था। मैं चाहता था कि लोग मेरी इज्जत करें, मैं किसी की भी सच्चाई नाप सकूं। मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, जिसे इज्जत खरीदनी पड़े वो कभी सच के लायक नहीं होता। फिर उन्होंने पत्थर जाफर के हाथ में दोबारा रखा। जा, इसी पत्थर को ले जा और उसी बाबा को लौटा दे। अगर वो तुझे माफ कर दे तो फिर लौटा, तेरे लिए मेरी टोपी में जगह है। भीड़ तालियां बजाने लगी, मगर मुल्ला ने उन्हें हाथ उठाकर चुप कराया। फिर आया वो मोड़ जहां सब कुछ बदल गया। टोकरी में बचे थे कुछ अजीब फल। अब वे इंसानों की शक्लें लेने लगे थे। एक फल, चेहरा एक मंत्री जैसा। दूसरा, किस्सा तय्युबा, किसी साहूकार जैसा। तीसरा, जैसे किसी ठग का मुखौटा हो। मुल्ला बोले, अब असली खेल शुरू होता है। फल इंसान बनने लगे हैं, क्योंकि अब इंसानों में फल जैसी सच्चाई नहीं बची। भीड़ अचंभित। मुल्ला ने टोपी उतारी और सबके सामने रख दी। इस टोपी के नीचे कोई जादू नहीं है, सिर्फ एक आईना है। अब जो भी इसमें झांकेगा उसे वो सच दिखेगा जिससे वो सालों से भाग रहा है। एक एक करके लोग आने लगे। कोई रोने लगा, कोई हंसने, कोई भाग खड़ा हुआ। एक बूढ़ी औरत चुपचाप मुस्कुराई। मैंने अपने बच्चों को ईमान नहीं सिखाया, अब मेरी पोती मेरे गहने चुरा ले गई।
टोपी ने मुझे मेरी गलती दिखा दी। मुल्ला ने उसका हाथ पकड़ा और एक चमकता हुआ आम उसे दिया। तूने सबसे पहले खुद को देखा, यही सबसे बड़ा सच है। अंतिम दृश्य में टोकरी अब खाली थी, मगर उसके पास बैठने वाले बढ़ते जा रहे थे। लोग अब खुद को फल मानने लगे थे, कोई खट्टा, कोई मीठा, कोई सड़ा हुआ। मुल्ला ने अपनी टोपी पहनी, गधे को इशारा किया और चलते हुए बोले, दुनिया में सबसे बड़ी झूठ यही है कि हम सब सच बोलते हैं, पर जब हम अपने अंदर के फल को देख लेते हैं तब पता चलता है कि हमें पकने में अभी बहुत समय है। सच बोलने के लिए साहस नहीं, ईमान चाहिए, और जो खुद से झूठ बोलता है उसे दुनिया की कोई टोकरी भी नहीं बचा सकती। अगली कहानी, बकरा, बीर और बिसात। जब मुल्ला ने खुद को बेच दिया। शहर की सबसे पुरानी गली, जिसे लोग गजबपुरा कहते थे, वहां एक अजीब मुनादी हुई। सुना सुना सुनो, आज दोपहर चौक पर कोई अपनी ही बोली लगाएगा। हां, आदमी खुद को बेचने चला है। भीड़ में कान फड़के, टोपियां सीधी हुई और अफवाहें टेढ़ी हो गईं। और दोपहर होते होते जब भीड़ जमा हो चुकी थी, मुल्ला नसरुद्दीन सामने आए, गधे हबीब के साथ, कमर में पुरानी रंगीली बेल्ट और हाथ में एक तख्ती जिस पर लिखा था, मुल्ला बिकाऊ है लेकिन दिमाग के साथ नहीं। भीड़ हंस पड़ी। कोई बोला, अबे ये क्या नया तमाशा है। दूसरा बोला, इस बार तो लगता है मुल्ला पगला गया। तीसरा, जो हमेशा दो पायों पे खड़ा रहता था पर खुद को बकरा समझता था, बोला, मैं तो पहले ही बिक चुका हूं, अब देखता हूं ये कैसे बिकता है। मुल्ला ने सबकी तरफ एक बार देखा, फिर जोर से आवाज लगाई, जो खरीदेगा उसे मिलेगा। मेरा अनुभव, मेरी चतुराई, मेरी हंसी, मेरी अकड़, मेरी टोपी, पर मेरी चालाकी नहीं। एक बुजुर्ग बोला, चालाकी नहीं दोगे तो बाकी सब तो आलू की तरह है। मुल्ला बोले, अरे चचा, चालाकी बिकती नहीं, बस बांटी जाती है। बाकी सब तो दिखावे का सामान है, तो कौन बोली लगाएगा। भीड़ में एक आदमी सामने आया, शानदार पगड़ी, लंबा कोट और आंखों में वो चमक जो या तो जुआरी की होती है या हारे हुए व्यापारी की। मैं हूं बिसात वाला, मैं खरीदूंगा मुल्ला को, मगर एक शर्त है। मुल्ला मुस्कुराए, तुम जैसे लोग ही असली मजा देते हैं, बोलो। बिसात वाले ने कहा, तुम एक दिन तक मेरे बाजार में बैठोगे, मेरी दुकान संभालोगे, और अगर मेरी बिक्री दो गुनी नहीं हुई तो तुम सच में मेरी दुकान के हो जाओगे, जिंदगी भर के लिए। भीड़ में सीटी बजी। कोई चिल्लाया, अबे ये तो शादी से बड़ा सौदा है। मुल्ला ने टोपी उतारी, गधे को चूमा और बोला, हबीब, अब शायद ये गली कुछ दिन बिना मेरी हंसी के चलेगी। बिसात की दुकान, जहां चीजें नहीं, जुबानें बिकती थीं। बिसात की दुकान बेहद अजीब थी। वहां कपड़े नहीं थे, बर्तन नहीं थे, मिठाई नहीं थी, वहां बिकती थीं बातें। अच्छा सपना 50 पैसे, पुरानी शिकायत 1 रुपया, ताजा अफवाह 2 चुटकी झूठ के साथ सिर्फ 2.5 रुपये। मुल्ला ने पहले घंटे में ही दुकान का सारा सामान उल्टा कर दिया। एक आदमी आया और बोला, मुझे एक दिलासा चाहिए, मेरी बीवी मायके चली गई है। मुल्ला बोले, बधाई हो, अब तुम जिंदा कहलाने लायक हो गए हो। दिलासा नहीं, मिठाई बांटो। भीड़ हंस पड़ी। आदमी रोते रोते हंसने लगा और फिर 5 रुपये टेबल पे फेंक कर चला गया। बिसात वाला कोने में खड़ा देख रहा था। अब तक 5 गुना कमाई हो चुकी थी। दूसरे घंटे में एक औरत आई, चेहरे पर शिकने थीं और दिल में पुरानी खरोंच। मुझे शिकायत चाहिए, लेकिन ऐसी जो सुनकर आदमी खुद को आईना समझे। मुल्ला बोले, लो ये लो, तुमने कभी माफ किया नहीं, इसलिए किसी ने तुम्हें दिल से याद नहीं किया। औरत की आंखों में पानी आया और उसने एक पुराना कड़ा मेज पर रख दिया। अब दुकान पर भीड़ लग गई। एक बालक बोला, मुझे झूठ चाहिए जो लगे सच जैसा। मुल्ला बोले, ठीक है,
बड़े होकर तुम वही बनोगे जो तुम्हारे मां बाप ने बनने नहीं दिया। ये झूठ है, लेकिन आजकल सब इसी में जी रहे हैं। बच्चे ने जेब से चॉकलेट निकाली और टेबल पर रख दी। बिसात वाला अब परेशान लगने लगा। भीड़ दुकान की चीजें नहीं, मुल्ला के जवाब खरीदने आ रही थीं और उससे डर लग रहा था कहीं उसकी बिसात ही ना उजड़ जाए। अचानक उसी गली में आया एक बूढ़ा खिलाड़ी, बीर नाम का आदमी। उसने कहा, मुल्ला, अगर तू इतना ही चालाक है तो बता, बिसात वाला तुझसे क्या छुपा रहा है? भीड़ शांत। बिसात वाला सकपकाया। मुल्ला ने बिना देखे कहा, बिसात वाला असल में कोई और है। इसका नाम रशीद है और यह 2 साल पहले एक गांव में चमत्कारी चूर्ण बेचते पकड़ा गया था। अब यह नाम और जगह बदलकर बातों का व्यापार कर रहा है। बिसात वाला कांपने लगा। बीर हंसा, मैं तो बस देखना चाहता था कि तू किसे बेचेगा, बिसात को या खुद को? मुल्ला ने टोपी उतारी, मेज पर रख दी और बोले, मैं हर बार खुद को ही बेचता हूं, बस लोग सोचते हैं मैंने उन्हें कुछ दिया। इतने में भीड़ में से आवाज आई, क्या अब मुल्ला दोबारा बिकेगा? मुल्ला बोले, हर इंसान हर दिन बिकता है, कोई मुस्कुराहट में, कोई तिजोरी में, कोई उम्मीद में और कोई चुप्पी में। भीड़ चुप। बिसात वाला गायब और बीर धीरे धीरे अपने डंडे के साथ चला गया। मुल्ला ने गधे को पुकारा, हबीब चलो, अब हमें एक नई बोली लगानी है। और फिर अचानक एक नौजवान दौड़ता हुआ आया। मुल्ला, मुल्ला, मेरी मां कहती है तुमने हमारे पिताजी को एक बार खामोशी में जवाब दिया था, जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। मुझे वो खामोशी चाहिए। मुल्ला रुके, धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, तब तुम्हारे पिताजी ने मुझसे पूछा था मैं क्या करूं, और मैंने सिर्फ उन्हें देखा था, बिना कुछ कहे। वही था उनका जवाब। नौजवान समझ गया। उसने अपना पर्स टेबल पर फेंका और चुपचाप लौट गया। मुल्ला ने फिर गधे की पीठ थपथपाई और धीरे धीरे चलते हुए बोले, आज मैंने खुद को फिर से बेच दिया, लेकिन इस बार मैं भी ग्राहक था। जब मुल्ला ने अपनी ही बोली पर खुद को खरीद लिया, एक औरत, एक आईना और एक टूटी हुई टोपी। गली के मोड़ पर जैसे ही मुल्ला और हबीब पहुंचे, शाम की हवा में कुछ गूंजा, पुराना, परिचित और अधूरा। सामने वही टूटी हुई दीवार थी जहां एक समय मुल्ला बैठा करते थे, चाय के प्याले से बातें करते और गधे से सलाह लिया करते। पर आज वहां कोई और बैठा था, एक औरत। उसके पास एक पुराना आईना था, धुंधला, कांटों से घिरा, और उसमें जैसे किसी अधूरी कहानी की परछाई थी। टोपी भी थी, एकदम वैसी जैसी मुल्ला की होती है, मगर उसकी किनारी फटी हुई थी। औरत की निगाहें दूर नहीं देखती थीं, जैसे वो अतीत की किसी गली में ही अटकी हों। मुल्ला रुके, हबीब भी। बड़े दिन हुए तुम्हारी टोपी बिना हवाओं से झगड़े हुए, औरत बोली। मुल्ला एक पल में पहचान गए, यह वही गुलजार बानो थी जिसे उन्होंने बरसों पहले सिर्फ एक चुप्पी में छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने न हां कहा था न इनकार, बस अपनी टोपी हटा ली थी और कहा था, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम खुद को सुनना बंद कर दोगी। अब वो फिर सामने थी और इस बार वो खामोशी की कीमत जानती थी। ये टोपी फटी नहीं, गुलजार बोली, ये इंतजार में घिस गई। और ये आईना, इसने सब दिखाया, सिवाय उस जवाब के जो तुमने कभी दिया नहीं। मुल्ला ने टोपी उतारी और जमीन पर रख दी। मैंने खुद को कई बार बेचा गुलजार, उन्होंने कहा, मगर जो सबसे महंगा सौदा था वो बिना बोली के चला गया, तुम्हारे साथ। गुलजार मुस्कुराई, लेकिन आंखों में सवाल बाकी थे। आज तुम क्या बेचने निकले हो नसरुद्दीन? आज कुछ नहीं, आज मैं खुद को खरीदने निकला हूं। भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगी। एक बूढ़ा फकीर पास आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारे जवाबों में मजा है, पर तुम्हारी चुप्पी में डर है।
मुल्ला बोले, कभी कभी डर ही वो आईना होता है जिसमें इंसान खुद को देखता है। गुलजार ने आईना उठाया और मुल्ला के सामने कर दिया। अब खुद को देखो, क्या तुम वही हो जो लोगों को बेचते रहे, या वो जो अब भी खुद को पहचानने से डरता है? मुल्ला आईने में झांके। पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता की परछाई थी। वहां एक बूढ़ा आदमी दिखा जिन्होंने सबको हंसाया, सबको सिखाया, लेकिन खुद कभी रुककर खुद से सवाल नहीं किया। इस आईने में मुझे सिर्फ एक मुल्ला दिखता है, वो बोले, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा शायद वही असली मैं हूं। गुलजार ने फिर कहा, तो आज एक आखिरी सौदा हो जाए। क्या बेचोगी? नहीं। क्या तुम खरीदोगे अपनी ही खामोशी? मुल्ला हंसे, गहरी, धीमी और भीतर से। हां, आज मैं अपनी ही चुप्पी खरीदूंगा। उन्होंने अपनी टोपी फिर से पहनी, मगर इस बार उल्टी। क्यों उल्टी टोपी? गुलजार ने पूछा। क्योंकि अब मैं दुनिया को वैसा नहीं दिखना चाहता जैसा लोग देखना चाहते हैं, बल्कि वैसा जैसा मैं हूं, उल्टा, टेढ़ा, मगर सच्चा। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन बियर वहीं कोने में खड़ा था, शांत। वो आगे आया और बोला, मुल्ला, आज तुमने खुद को नहीं खरीदा, तुमने वो वापस पाया जो तुमने कभी खो दिया था, अपना आईना। और तभी भीड़ में एक छोटा बच्चा आया, हाथ में एक और टूटी टोपी लिए। मुल्ला, ये लो, ये मेरी है, अब मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। मुल्ला ने टोपी ली, देखा और धीरे से अपने गधे पर रख दी। बेटा, उन्होंने कहा, मेरे जैसा मत बनो, खुद जैसा बनो, लेकिन इतना जरूर सीख लो, हर बार बिकने से पहले सोचो, क्या तुम खुद को वापस खरीद पाओगे? जिंदगी में सबसे बड़ा सौदा वही है जिसमें इंसान अपनी खामोशी, अपना सच और अपना आईना खुद से खरीद सके। वरना हर बिकती चीज के साथ इंसान थोड़ा थोड़ा खुद को खोता जाता है।